औरंगजेब जिंदा है, आज भी वो जिंदा है। आप इस बात से चौंकिए मत, जिंदा इसलिए है, आज भी वो पता नहीं है इस देश के कई लोगों, अब संख्या बताना तो बहुत मुश्किल है, मुट्ठी भर हो या हजार हैं, लाख है, उनके दिलों में औरंगजेब आज भी जिंदा है। अगर वो जिंदा ना होता तो जो कल नागपुर में जो घटना घटी है, जो दंगा हुआ, दंगा फसाद हुआ है, वहाँ जो आग जनी हुई है, वो ना हुआ होता। वजह आपको पता ही है, बताने की बार बार जरूरत है नहीं कि औरंगजेब के नाम पर जिस तरह के यहाँ दंगा फसाद हो रहा है, इस देश में हो रहा है, और उसकी शुरुआत महाराष्ट्र में हुई है। अब तक तो बयानबाजी हो रही थी, लेकिन वो हिंसा में बदल चुका है। और जिस तरह से कल किया गया है नागपुर में, जो कल आगजनी हुई है, दंगा हुआ है, वो बिल्कुल ही एक प्लान के तहत हुआ है। हम यूं ही नहीं करें, हमारे पास सबूत है, कड़क के पास इसका खुलासा है। हम आपको 4-5 पॉइंट बताते हैं पंकज, उसके बाद हम इस बात पे आगे करेंगे कि वहां के विधायक ने यह कहा कि वहां पर जो जहां पे दंगे हुए गाड़ियां, वहां पर मुसलमानों की भी गाड़ियां लगती थी, कल वो गाड़ियां नहीं लगी थी। दूसरा खुलासा यह था कि वहां पर जो गाड़ियों में आग लगाई गई है, वहां पर देख कर आग लगाई गई थी कि जिस भी कार में वहां पर अगर भगवान का फोटो लगा हुआ है, उसको टारगेट किया गया। तीसरा सबूत यह है कि वहां पर घरों को चुन करके किया गया। वहां पर किसी अगर कोई अफवाह की वजह से कोई अचानक कोई दंगा होता है, कोई फसाद होता है, तो वहां पर लोग आते हैं, भीड़ आती है, तो भीड़ को पता नहीं होता किसका घर क्या है, लेकिन वहां पर सिर्फ हिंदुओं के घर को टारगेट किया गया। मतलब जिस तरह से नारेबाजी हो रही थी, भड़काने की कोशिश हो रही थी, वो तमाम जो चीजें हैं, इससे तो पता चलता है कि एक स्फूर्त नहीं था, ये सिर्फ अफवाह की वजह से कल ये दंगा और फसाद नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से इसकी प्लानिंग थी और उसको इस तरह से एग्जीक्यूट किया गया। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से आप एक औरंगजेब को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके कब्रों को लेकर चल रही थी, और हालात अब इस तरह से बढ़ रहे हैं। अब इसका आगे क्या होगा, इसका क्या रिपरकशन आगे होने वाला है, ये देखने की बात होगी। पंकज धर्मेंद्र, देखिए, इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से प्री प्लान था, महत्वपूर्ण बात यह है कि गवर्नमेंट जब एक्शन में आती है और गवर्नमेंट जब ये पूरी तरीके से संभालती है कि सिचुएशन जो है उसको अंडर कंट्रोल करना है, तो मैं श्रेय देना चाहूंगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, क्योंकि सीएम ने आज विधानसभा में कहा कि जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जाएगी और बाकायदा रेवेन्यू की टीम वहां गई असेस करने के लिए कितना नुकसान पहुंचा है, और वो चेहरे छिपे नहीं हैं, वो भले ही नकाब पहने हुए थे लेकिन वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे। अभी तक अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जो आंकड़े हैं, 50 अरेस्ट हुए हैं, तो बख्शे नहीं जाएंगे बिल्कुल। और अफवाहों पे ध्यान न दें, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, यानी तनावपूर्ण शांति है, लेकिन शांति है। सिचुएशन को कंट्रोल में किया, दंगे फैले ना, और वो मैं श्रेय देना चाहूंगा गवर्नमेंट को, यानी सिचुएशन को फटाफट एक्शन में लेते हुए अंडर कंट्रोल किया। और जब सीएम खुद विधानसभा में ये बात कहते हैं, तो ये देखिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन जो है इतनी हाथ से निकल सकती है, लेकिन उसको फौरन उस पर एक्शन लेना। और चूंकि नुकसान कितना हुआ, 50 अरेस्ट हुए हैं, 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें कि 3 डीसीपी रैंक के हैं। सीएम ने एक से तो बात भी की है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अब जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। तनाव है, क्योंकि अब जब दो पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आए और फिर जिस तरह की तोड़फोड़, आगजनी, पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला, ये तो देखिए बड़ी ही मतलब बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि पुलिसकर्मियों को अगर आप निशाना बनाते हैं तो उससे बड़ा अपराध तो कोई हो ही नहीं सकता। जो शांति के लिए आ रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा रोकने आ रहे हैं, उन पे आप अटैक कर रहे हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर आपने अपने हाथ में लिया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा की जिम्मेदारी जिनकी है, उनको अगर आप निशाना बना रहे हो, उनको टारगेट कर रहे हो। और किस तरह से हमने देखा कि वो क्रेट्स जो होते हैं दूध में दूध रखने वाले, उनमें बड़े बड़े पत्थर, ईंट के वो ढेले रखे हुए थे। तो आप समझ लीजिए कि ये ऐसे ही नहीं होता, छतों पे से पत्थर फेंके जाएं और पत्थर बाकायदा वो क्रेट्स में रखे जाएं, तो ये तो पूरी तरीके से प्री प्लान है। यानी कैसे, और नागपुर, चूंकि नागपुर हम जानते हैं बहुत ही शांति प्रिय जगह है, ये महाराष्ट्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, हमने कभी भी इस तरह से वहां पर हिंसा नहीं देखी है जैसी इस बार देखने को मिली। तो यानी एक पर्टिकुलर शहर को इस तरह से वहां पर ये हिंसा करना, तो ये तो बहुत बड़ा, ये मैसेजिंग कहीं ऐसा तो एक मैसेजिंग थी, क्योंकि वो सबको पता है कि आरएसएस का वहां क्वार्टर है। कुछ समय इसको पॉलिटिकल भी अगर एंगल से अगर हम सोच के देखें, तो अभी कुछ समय पहले चर्चा ये हो रही थी कि जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, वहां पर जो बीजेपी की बड़ी जीत हुई, उसमें आरएसएस का एक बहुत बड़ा हाथ था कि जिस तरह माइक्रो लेवल पे उन्होंने काम किया, वो सारी चीजें की। और अभी देखिए, मामला सिर्फ औरंगजेब का नहीं है, इस पूरे देश में अभी वक्फ बोर्ड को लेकर लड़ाइयां चल रही हैं। मैं तलवारें खींचूं, इससे एक आपका यूपी में अलग ही माहौल वहां पर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पूरे ओवरऑल रिएक्शन है। और जब इस तरह की साजिश होती है, इस तरह का प्लान होता है, देखिए हर बार हम ये बात करते हैं, कुछ लोग ही किसी साजिश का, किसी का शिकार होते हैं, या इस प्री प्लान पे, कुछ किसी एक्शन पे वो काम करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आज
कहने के देखिए कोई एंगल तो कहीं से हो सकता है। पीछे पहले भी जितने भी इस देश में दंगे और फसाद हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक आईएसआई का लिंक भी आता रहा है, हमेशा आता रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात है, वहां पर जिस तरह की हिंसा हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल, देखिए वो पड़ोसी मुल्क तो इंतजार में रहता है, इंतजार में रहता अनरेस्ट जो अगर हमारे देश में होता है उनको तो मुझे लगता है वो तो इस मौके की तलाश करते रहते हैं, बल्कि उसको और ज्यादा बल देते हैं। और आजकल चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इसीलिए कहा जाता है, सीएम ने खुद कहा आज विधानसभा के अंदर, अफवाहों पे ध्यान न दें, इस तरह की और अफवाह जो फैलाएंगे उनके खिलाफ और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप देखिए उत्तराखंड वक्फ का आपने जिक्र किया, उत्तराखंड से लेकर सीए वहां जिस तरह से उसको लेकर फौरन सबसे पहली स्टेट बन गई, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, तो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। तो जब इस तरह का अनरेस्ट एक पर्टिकुलर जगह पर होता है तो अकेला नागपुर नहीं, महाराष्ट्र में और जगहों पर भी हो सकता है, पुणे में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यानी मध्य प्रदेश, हरियाणा, कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वहीं उस जगह को उस जगह पे ही इस तरह के इंसिडेंट उसको फैलने नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है ये सरकार ने बहुत जल्दी एक्शन में सरकार आई, फॉरेन एक्शन में आई। एकनाथ शिंदे, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, ये फॉरेन एक्शन में आए और इन्होंने बाकायदा पुलिस को सख्त इंस्ट्रक्शंस दी हैं। रेवेन्यू टीम पहुंची असेस करने के लिए, जैसा हम बता रहे हैं, कितना नुकसान, कैसा नुकसान, क्या क्या तोड़फोड़ हुई और कैसे ये प्री प्लान थी, पूरी की पूरी चीज उसको असेस करने के लिए टीम वहां पर पहुंची है। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी होता है इस तरह की स्थिति पर फौरन नियंत्रण पाना, उसको उस पर फौरन कंट्रोल करना। ये बार बार हो रहा है। देखिए जिस तरह की चीजें, देखिए पहले सीएओ को लेकर किस तरह शाहीन बाग और तमाम चीजें की, दिल्ली में दंगे हुए, इतने फसाद हुए। तो जब भी कोई मसला ऐसा आता है, मसला जो संविधान के तहत, अगर आज की तारीख में वक्फ बोर्ड कानून भी अगर बदलाव हो रहा है एक संविधान के तहत, तो उसमें चर्चा हुआ, जेपीसी बनी है, उसमें सबको मौका दिया गया है, उसमें सारी चीजें, और उसमें ऐसी चीजें रिफॉर्म किया जा रहा है, ये कोई खत्म नहीं किया जा रहा है। बार बार जो कल भी जो जंतर मंतर पे कल जो सारे नेता जुटे थे उसके खिलाफ में जुटे थे, तब भी कल मुझे याद नहीं आ रहा किसी का स्टेटमेंट था उसमें से कि अब, हाँ, इमरान मसूद का था। इमरान मसूद कह रहे थे कल, वो कह रहे थे कि भैया अब ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको सड़क पे आना पड़ेगा। तो इस तरह के भड़काऊ चीजें तो आ भी रही हैं। अगर मान लीजिए कि जिसका बहाना इन्होंने बनाया है कि वहां पर, इसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड इसका ये भी है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग इसका वो कह रहे थे कि जो कब्र है, औरंगजेब का कब्र है, उसको तोड़ ना देना चाहिए, मांग कर रहे थे। ठीक है, वो मांग करने के बाद अब इस पे बहस हो सकती है, कितना सही है कितना गलत है वो सारी चीजें, लेकिन किसी ने जाकर के किसी तरह से कोई नुकसान कहीं पे नहीं पहुंचाया, कोई हिंसा नहीं की। अगर उसका रिएक्शन ये आता है और उसकी वजह ये बताई जाती है कि अफवाह है, तो बड़ा खतरनाक कंट्री है, अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है। लेकिन बात कहना और हिंसा पे उतर आना और जो लॉ एंड ऑर्डर की जिन पर जिम्मेदारी, उस पुलिस पर हमला कर देना, उससे बड़ा जुर्म तो कोई हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है ऐसे जो शरारती तत्व हैं उनसे निपटना पुलिस और सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत भली भांति जानता है और वो फौरन से एक्शन भी हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी 50 लोग अरेस्ट हुए हैं, ये नंबर और भी बढ़ सकता है और ये आइडेंटिफाई, इनके चेहरे किए जाएंगे, कौन है, इनकी बैकग्राउंड क्या है। और फिर जो आप बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कनेक्शन, कहीं से भी कनेक्शन हो सकता है, अभी तो जिस तरह की चीज चल रही है कि जिस तरह, लेकिन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। और सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज, भ्रामक मैसेजेस बहुत ज्यादा आते हैं और फिर ये धीरे धीरे फैलते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। आजकल तो बहुत फास्ट चलता है। तो मुझे लगता है इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना, और ये मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही। और देखिए क्या हुआ, अफवाहों की जब पंकज बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि किस तरह से सीएओ को लेकर अफवाहें फैलाई गई कि यहाँ के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। ऐसा कुछ हुआ क्या? आज की तारीख में सीए लागू है देश में, सब कुछ शांति है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो जो चीजें संविधान के तहत हो रही हैं, कानून के तहत हो रही हैं, उसको लेकर अफवाह कोई फैलाता है। कल अभी वक्फ बोर्ड का भी बिल आना है, तो अभी अफवाह फैलाने के तो बहुत सारे स्कोप हैं। तो ये लोगों को इस बात को लेकर सावधान होना चाहिए कि देखिए ऐसा है कि जब कभी भी आप आगे आते हो, हिंसा करते हो, बहकाने पर, अफवाह फैलाने पर, इस तरह के करते हो, तो नुकसान किसका होता है? आज जितने भी आज पहचान में आ गए हैं, जिन्होंने आज किया, और किसके भड़काने पे किया, क्या किया, तो बाकी सारे जांच के बाद आएंगी, लेकिन भुगतना तो उनको होगा। वो तो सारी सरकार उनसे सारे भुगतान कराएगी। जिस तरह से आपने देखा होगा यूपी, उत्तर प्रदेश में भी राइटर्स के साथ ऐसे डील किया गया कि अगर आप दंगा फसाद करोगे तो आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा, आपको चिन्हित किया जाएगा। और तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, ये कम से कम एक अच्छी बात है, जैसे आपने बताया पंकज की नागपुर में ये घटना घटी और कल रात में ये घटना घटी, उसके बाद तुरंत के तुरंत पुलिस ने वहां पर इस पे काबू पा लिया। लेकिन हाँ, राजनीति खत्म नहीं हो रही है। अब राजनीति करने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि जी सीएम को इस्तीफा उनके शहर में हुआ है, उनके गृह क्षेत्र में हुआ, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो फेल हो गए, पता नहीं तमाम उनको औरंगजेब तक किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पंकज इसमें यह है कि इस औरंगजेब को लेकर लड़ाइयां हो रही हैं, जिस औरंगजेब ने इस देश में आक्रांता था, इस देश में आया, यहाँ लूटपाट मचाई, यहाँ पर पता नहीं हजारों लाखों लोगों को मारा उसने। मैं धर्मेंद्र थोड़ा पीछे
ले जाना चाहूंगा। हमने अपने बचपन में किताबें पढ़ी हैं, अमरचित्र कथा उस जमाने में आया करती थी, बाबर से लेकर और औरंगजेब तक का उनमें जिक्र, मुगल शासक जितने हुए उनका जिक्र होता था और सबको अच्छा बताने की कोशिश की गई। यानी जो क्रिएशन है, बड़ी बड़ी इमारतें, शाहजहां ने, अकबर जो था वो महान था, हुमायूं कैसे एक हिंदू बहन से उसने राखी बंधवाई थी और उसकी रक्षा कैसे की थी, बाबर वो भी एक तरह से बिल्ड की उसने बहुत सारी चीजें, ये तमाम चीजें फैलाई गई थी। यानी ये उस जमाने में जो ये पूरा लिटरेचर लिखा गया, ये जो किताबें लिखी गई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी। एक तरफ दिखाई गई और बाकी लोगों को थोड़ा नजरअंदाज किया। मुझे लगता है वो उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जा सकती है। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यू नो, सिंस लास्ट 4 years अब जिस तरह स्टेबिलिटी वहां आई है, अब जिस शान के साथ, जिस खुलूस के साथ अब कश्मीर श्रीनगर जाते हैं, घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, बाजारों में जाते हैं, पत्थरबाजी की घटना वहां पर नहीं हुई है, कोई भी इतना ऐसा इंसिडेंट वहां नहीं हुआ है। तो हमें कम से कम ये सीख, अमन शांति हर कोई चाहता है, हर भारतीय चाहता है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की आए, बिजनेसेस फलें फूलें, इंडस्ट्रीज लगे और तरक्की करे देश। मुझे लगता है वो अगर सरकार कर रही है तो इस मंशा से कर रही है कि पूरे देश का हित हो, तो उसका साथ देना चाहिए। अब आपने ये कह दिया कि औरंगजेब है, देवेंद्र फडणवीस, इस तरह की बातें, यानी अगर ये लीडर्स इस तरह की जो जनता की नुमाइंदगी करते हैं, मुझे लगता है उनका बहुत बड़ा कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है कि वो जो युवा है, जो चूंकि आप नुमाइंदगी करते हैं, आपकी बात सुनता है अगर वो युवा, तो अच्छी चीजें सिखाएं, अच्छी बातें बताएं कि ताकि आपका स्टेट मजबूत हो, आपका देश मजबूत हो, पूरी दुनिया में भारत मिसाल बना हुआ है, और बने और फले फूले। इस डायरेक्शन में आपके मैसेजिंग होनी चाहिए युवाओं को। अगर इसके उलट आप देते हैं कि हिंसा हो, इस तरफ बढ़ावा देते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है उससे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। तो ये जो उपद्रवी जिन्होंने उपद्रव किया, सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है, नेता अगर इस तरह की बातें भड़काऊ बातें करते हैं तो उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और आप मिसाल की बात कर रहे थे अभी, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस पाकिस्तान सारे मुस्लिम हैं वहां पर, आज पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, बलूचिस्तान के, पीओके को इंडिया में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? खुशहाली के लिए आना चाहते हैं। मुसलमान तो यहाँ है, खुशहाली के लिए वो इंडिया में आना चाहते हैं। और यहाँ पर जिस तरह की दरार बनाई जाती है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान, और कब तक बेवकूफ बनाते रहेगा। एक बात और, जो भी औरंगजेब को महान समझते होंगे, तो जो अपने बाप का ना हुआ, जो अपने भाई का ना हुआ, वो आपका कैसे हो गया? बिल्कुल। आपको एग्जाम्पल है ना, परवेज मुशर्रफ जब यहाँ आए थे तो यहाँ एक मुस्लिम स्कॉलर ही है, उन्होंने बड़ी बात कही थी, मदनी उनका नाम है। उन्होंने कहा कि हमें ना बताएं यहाँ हम मुसलमानों को, क्योंकि हम यहाँ बहुत खुश हैं और आपके यहाँ जितने उतने से ज्यादा हैं यहाँ पर। बिल्कुल। तो एक इस तरह का मैसेज जब जाता है एक कौम, पर्टिकुलर कौम के लिए, तो वो कहीं ना कहीं नजीर बनता है ना। तो ऐसी चीजें जो हैं वो कितना अच्छा इम्पैक्ट डालती है। मुझे लगता है इस तरह की बातें भी होती हैं तो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि हिंसा ना भड़के। हिंसा भड़कती है दो पक्षों के बीच में अगर, तो उससे वो जो आम शहरी है, वहां का रहने वाला है, बाजार बंद होते हैं, गैप क्रिएट होता है, तो वो गलतफहमी होती है, वो गलतफहमी होती है। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छी बात आज विधानसभा में कही। उन्होंने कहा कि ये जो अफवाहें हैं वो ना फैलाएं और सिचुएशन जो है थोड़ी तनाव जरूर है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना कल हुई, 33 के करीब पुलिसकर्मी घायल हो गए, डीसीपी 3 गंभीर तरीके से घायल हुए। तो अफवाहें ना फैलाएं, शांति बनी हुई है, शांति बनाए रखें और उपद्रवियों की पूरी लिस्ट, उनके उनका इलाज होना भी चाहिए, उनका इलाज माकूल इलाज होगा। हाँ। क्योंकि पूरे किस तरह से प्री प्लान तरीके से किया गया। हम बार बार ये कह रहे हैं, हमने वो क्रेट्स दिखाए, लगातार हम वो तस्वीरें जो हैं टेलीविजन चैनल पर भी दिख रही होंगी आपको कि कैसे वो उनमें पत्थर भर भर कर रखे गए थे। पत्थर बरसाने या पत्थर फेंकने, ये इस इरादे से आए थे। तो उनके इरादे जो हैं वो आगे ना बढ़े, वहीं खत्म हो जाए, उनका इलाज होना बहुत ज्यादा। और ये भी जान लें, हम उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से ये बातें बताई जाती हैं या आपको गुमराह किया जाता है कि आपको सीए को लेकर गुमराह किया गया, आपको वक्फ बोर्ड कानून को लेकर, उसको वक्फ बोर्ड को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो ये सब पे आप ध्यान रखें। जो कुछ भी हो रहा है कानून के तहत हो रहा है, संविधान के तहत हो रहा है और मुसलमानों के हित में हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों के हित में हो रहा है। अगर वक्फ बोर्ड कानून भी अगर बदल रहा है तो जो बदलाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा फायदा भी मुसलमानों का होना है। तो इस तरह की चीजें आप ना करें, हिंदू मुसलमान और बाकी चीजें। कम से कम अगर इसको करने से पहले आप सोच लें कि आपके पड़ोस में, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान की क्या हालत है, उसको देख करके अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितने अच्छे देश में रहते हैं, खुशहाल होकर रहे, खुशहाली के साथ हम रह रहे हैं और एक होकर रहिए, अमन चैन के साथ रहिए। इसी संदेश के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।